हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र को कंटिन्यू रख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्लड यानी कि रक्त के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में यानी कि रक्त के बारे में। ब्लड जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्त। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मेन जो मीडियम है, जो साधन है, जो माध्यम है, वो क्या होता है? ब्लड होता है। किसी भी पदार्थ को अगर हमें बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचाना है तो इसके लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम क्या होता है? ब्लड होता है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड जो है यानी कि जो रुधिर होता है, देखो रक्त बोलते हैं या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं, रुधिर। ओके, तो ये दोनों ही वर्ड जो हैं आपको सुनने में आएंगे इसके बारे में। तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। ओके, तो ये लाइन तो आपने सुनी होगी। रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप जानती हैं। ओके, संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? ये सेल, ये हमारे ऑर्गन्स को, एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, मसल्स को मसल से जोड़ने का काम करता है। ओके, जिसमें हम बोन्स को पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड क्या है? ये हमारा कनेक्शन बनाए रखता है और ये क्या है? फ्लूइड है, यानी कि जो ब्लड होता है वो किस अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में, तरल अवस्था में रह सकता है, यानी कि बह सकता है। ओके, तो ब्लड क्या है? एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि वो कैसा होता है? तरल होता है। ओके, अब इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये क्या है? एक तरह का मीडियम है। ओके, ये हमारा क्या है? मीडियम है, यानी कि माध्यम है। ओके, जो भी पदार्थ होंगे, जो भी भोज्य पदार्थ होंगे, तो उन्हें हम हर एक सेल तक पहुँचाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? ब्लड की हेल्प, यानी कि रक्त की हेल्प लेते हैं। ओके, ब्लड के बारे में जानते हैं। तो ब्लड अब किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और सेकंड होता है ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी कि रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। ओके, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पुसल्स। तो प्लाज्मा जो है, इसका जो नंबर, इसकी जो संख्या होती है वो 55 to 60% होती है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन रुधिर कणिकाएं जो है वो हमारी 40 to 50% होती है। ओके, और इसमें अगर हम देखें तो 90% तो वाटर ही होता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारी सॉलिड फॉर्म की चीज़ें होती हैं। इसमें हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, अब इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। और हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, तो ये तीन चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। और वाटर के, इसमें हमारा 90% वाटर होता है और इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अभी हम बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है। सर्कुलेटरी टिश्यू भी बोल सकती हूँ ब्लड को मैं। ओके, या फिर इसे हम बोलते हैं परिसंचारी ऊतक। ओके, सर्कुलेटरी टिश्यू। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में हमारी दो चीजें होती हैं, दो तरह के पदार्थ होते हैं। दो चीजें होती हैं, एक हमारे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसमें कुछ होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ओके, ये सभी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। तो प्लाज्मा में दो चीजें होती हैं, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ और दूसरे होते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ में हमारे जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है इसमें,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। के फॉस्फेट्स, तो इनके फॉस्फेट, ओके, PO4, ओके, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो ये चीज़ होती हैं अकार्बनिक पदार्थों में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट्स। ओके, और इसी की वजह से जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो प्लाज्मा कैसा होता है, हल्का पीला होता है व क्षारीय होता है। ओके, कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है। अब कार्बनिक पदार्थों की बात करें, अगर हम कार्बनिक पदार्थों की ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं पचित भोज्य पदार्थ। ओके, देखो इन सब चीज़ों को क्या है, जो हमारा ब्लड होता है, क्योंकि वो एक सर्कुलेटरी मीडियम है। ओके, तो ये क्या करता है, इन सभी पदार्थों को एक से दूसरी जगह पर ले जाएगा। ठीक है, तो पचित भोजन होता है, पचित भोज्य पदार्थ होंगे इसमें, पचित भोज्य पदार्थ, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, जिसमें हमारा ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। ओके, वसा आएगा, या फिर वसीय अम्ल की मैं बात करूं, वसीय अम्ल होगा और वसा भी होगा। इसके बाद एमिनो एसिड होगा, एमिनो अम्ल हम जिसे हिंदी में बोलते हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल होगा आदि। तो ये पदार्थ क्या है, ये पचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हम डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब भी इन द एंड बनता है। ठीक है, तो ये भी ब्लड में क्या है, हर एक सेल तक जाता है जहां पर ऊर्जा बनाई जाती है ना, इसीलिए। इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, ओके, और इसमें एक मेन है जो कि इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन प्रोटीन। ओके, फिब्रिनोजन। तो ये फिब्रिनोजन क्या करता है, ये करता है काम ब्लीडिंग को रोकने में। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने में, यानी फिब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से ही जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, ब्लड जो है रुधिर का थक्का बनता है हमारी बॉडी के बाहर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा भी कई पदार्थ हैं, जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे होते हैं उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में जैसे कि अमोनिया, यूरिया, ठीक है, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिक अम्ल। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उत्सर्जी पदार्थों के अलावा होते हैं कुछ गैसेस होती हैं। ठीक है, घुलित गैसें होती हैं, ये तो मेन है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं ना कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड, और जो हमारी वेस्ट गैस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस भी लेकर कौन आता है, ब्लड ही लेकर आता है। तो घुलित गैसें जो होती हैं, जिसमें हमारी मेन क्या है, गैसें होती है, जिसमें हमारा CO2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन O2 हो गया, और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ये गैसेस जो हैं ये हमारी घुलित गैसें होती हैं। ओके, और इसके अलावा मेन है इसमें हार्मोन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। ओके, तो ये भी कौन लेकर जाता है, ब्लड ही लेकर जाता है। तो ब्लड जो है इन सभी पदार्थों का, इनका और इनका क्या करता है, परिवहन करता है, यानी कि इनका फ्लो बनाकर रखता है। ओके, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ये अकार्बनिक पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, PO4 जिसे हम कहते हैं, और हमारे बाइकार्बोनेट्स। और कार्बनिक पदार्थों में देखिए जो इन द एंड बनते हैं, जैसे पचित भोजन जो होता है, ठीक है, जब खाना पच जाता है तो उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ठीक है, वसा वसी अम्ल बना लेता है। ठीक है, तो ये पदार्थ बनते हैं। तो इन जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, हर एक सेल तक इन्हें पहुंचाना, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इनका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इससे ऊर्जा बनाए। ओके, प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन के बारे में बताया कि रुधिर का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, उत्सर्जी पदार्थों को भी हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं
उपापचय रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, तो उसके द्वारा जो पदार्थ बनते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं, जैसे कि CO2 जो हानिकारक गैस है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, तो इन सभी को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। ओके, इसके अलावा घुलित गैसें होती हैं, ठीक है, O2 ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका क्या करता है? परिवहन करता है। इसके अलावा हार्मोन्स और एंटीजेंस में, जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हार्मोन्स क्या है, हमारे दो तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां, दो तरह की ग्रंथियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है, और हम इन्हें आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हार्मोन्स को भी और जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये भी हमारी सीधी ब्लड में ही फ्लो होती हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा में, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में, ठीक है, रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, यानी कि रुधिर कणिकाएं, इनमें तीन चीजें होती हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स में तीन चीजें होती हैं। एक होता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। ओके, तो हम लोग इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे RBC के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं RBC क्या होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल। हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ओके, या फिर लाल रुधिर कणिकाएं। तो RBC को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल या फिर लाल रुधिर कणिकाएं। तो RBC की पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि RBC जो है इस तरह का होता है कि एक गोल बॉल है और जैसे हम दोनों साइड से चपटा कर देते हैं, तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो RBC सबसे पहली चीज तो कि ये कैसे होती हैं? गोल होती हैं, राउंड होती हैं, चपटी होती हैं, तथा तब बीच में दबी हुई होती हैं। ये इनकी संरचना होती है, ये एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू है। और इसके अलावा इनमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता RBC में, ठीक है। तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसके बाद जो RBC होती है, इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल क्या होता है? 100 से 120 दिन। ओके, 100 से 120 दिन जो है इसका जीवन काल होता है, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता? ताकि ये उसका यूज़, ऑक्सीजन का यूज़ खुद ना कर ले। और इसी तरीके से इसी में केंद्रक जो है, जो न्यूक्लियस होता है, वो भी इसी कारण से एब्सेंट होता है, ठीक है। इन्हीं कुछ कारणों से एब्सेंट होता है। RBC हो गया, WBC हो गया, तो इन सभी का जो निर्माण होता है ये किससे बनी होती है? अस्थि मज्जा से बनी होती है, यानी बोन मैरो से बनी होती है। तो जिस तरह से ये बोन होती है, ओके, ये बोन जो देखते हैं सब लोग, इस बोन को तो सबने देखा है, ओके। यहाँ पर होती है बोन मैरो, एक खोखली जगह होती है जाली नुमा, ठीक है, ये होती है बोन मैरो। तो इसी से क्या बनता है? इसी से बनता है RBC, इससे बनता है RBC बनता है, इससे WBC बनता है। लेकिन बच्चों में देखें तो बच्चों में जो से यानी कि लीवर से बनती है। तो RBC यानी कि लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, शिशु में देखें तो वो बनती हैं हमारे लीवर यानी कि यकृत से। लेकिन अगर हम वयस्क में देखें तो बोन मैरो से ही इनका निर्माण होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम RBC देखते हैं कि RBC काम क्या करता है। अब इसमें लाल रंग का लोह युक्त, ठीक है, इसमें आयरन होता है, युक्त प्रोटीन होता है। प्रोटीन यानी कि इसमें क्या होता है? प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन, ओके। हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। पाया जाता है और इसी के कारण, क्योंकि ये रेड कलर का होता है और जिसके कारण से इसमें जो हमारा RBC होता है वो कैसे होती है? रेड होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हिमवर्णक होते हैं। क्या होते हैं इसमें? हिमवर्णक होते हैं। वर्णक यानी कि कलर, ओके।
वर्णक होते हैं, हिमवर्णक। ओके, तो अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गैसेस को एक से दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, ये गैसेस को कहाँ ले जाता है, गैसेस को, ऑक्सीजन को ये ले जाता है हर एक सेल तक जहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है उसे तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एनर्जी में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आकर के हम क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से। तो ये काम कौन करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है ये करता है। अब ये किस तरह से करता है उसको हम इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमने क्या देखा था रेस्पिरेशन में, हमने क्या देखा था, श्वसन में हमने क्या देखा था, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हमारा मेन ऑर्गन कौन कर रहा था, वो हमारा कर रहा था एल्विलाई यानी कि वायुकोश। तो वायुकोश या फिर वायु कोशिकाएं जो थी वहां पर क्या हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। वहां से जो गैसेस थी, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को जब हमने इनहेल किया था, जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं तो वो गैस जाती 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 वो कहाँ जाती है, इन द एंड वो जाती है हमारी एल्विलाई तक। ठीक है, वायुकूप तक, और वायुकूप से क्योंकि डिफ्यूजन होता है यानी विसरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स यानी कि जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, रुधिर वाहिनी क्या करती है, जो एल्विलाई होती है उन्हें कवर करके रखती हैं। तो डिफ्यूजन के दौरान जो ऑक्सीजन होती है जिसे हमने इनहेल किया था, जिसे हमने अपनी बॉडी में लिया था, वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है ब्लड वेसल्स में यानी रुधिर वाहिनियों में। और रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, रुधिर होता है, रुधिर होगा तो आरबीसी होगा, है ना, रेड ब्लड सेल होगा, और रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिल चुकी है क्या, ऑक्सीजन। ओके, क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन मिल चुकी है, और ये एक बना लेता है अस्थाई, अब एक अस्थाई यौगिक बना लेता है। ठीक है, हमारे अब ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ बन रही है, हमारे श्वसनांगों में यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ही ये प्रोसेस हो रही है। ओके, तो ये बना लेता है ग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ओके, जो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। ठीक है, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी ये बनता है। इसके बाद अब ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हमेशा जुड़ा तो रहेगा नहीं, ये जो फॉर्म है ये हमेशा रहेगी तो नहीं, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन को, इस ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे हर एक सेल तक उसे पहुंचाना है ना। और इसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। ठीक है, इसके खुद ही क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो जिसके कारण से ये उसका यूज भी नहीं कर सकता। तो इस हीमोग्लोबिन को क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा। और ये कहाँ छोड़ेगा, ये सेल के पास छोड़कर जाएगा इसको। तो ये जब सेल के पास जाएगा किसी, जहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ऐसे भोज्य पदार्थ होंगे, पचित भोज्य पदार्थ, जैसे एटीपी बननी है, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और फिर से ये इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या बन जाएगा, फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। ऑक्सीजन का यूज कौन कर लेगा, सेल कर लेगा, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड वेसल में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन लेगा हमारी एल्विलाई से, एल्विलाई से ऑक्सीजन को लेकर के वो एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन जो है सेल के पास जाएगी, तो वहां से इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या होगा, फिर से ये टूट करके ऑक्सीजन का यूज कर लेगी सेल, और हीमोग्लोबिन जो है ये फिर से ब्लड वेसल्स में रह जाता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, ये हमारा है अभी श्वसनांगों में, श्वसनांग में यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। अब इसके बाद ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये अब क्या होता है, फिर से जाएगा, जब ये सेल के पास जाएगा तो सेल के पास जा करके ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन जो है इसका यूज कौन कर लेगा, सेल कर लेगी। ठीक है, तो सेल जो है ऑक्सीजन का यूज कर लेगी। तो ये हमारे किसमें है, ऑक्सीजन कोशिका में है। अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड था जो कि किसमें था, श्वसनांगों में था। ठीक है, लेकिन अब ये ऑक्सीजन जो है कहाँ पर है, कोशिका में है, कोशिका में है। ठीक है, सेल में है। ये तो हमने देखा, ये जो दोनों क्रियाएं हैं ना, देखो यहाँ पर ये जो दो प्रोसेस है इसको हम हटा देते हैं। ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी है इनहेलेशन की, इनहेलेशन,
जब हम अंतःश्वसन करते हैं, अंतःश्वसन की क्रिया करते हैं ना जब रेस्पिरेशन में, तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब ये सेल के पास जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसका ऑक्सीजन का यूज कौन कर लेगा, सेल कर लेगा। लेकिन ये तो हमने देखा ऑक्सीजन के बारे में, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे, क्योंकि हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हानिकारक गैस है, इसको वापस भी तो लेकर आना है। तो अब क्या होता है, अब हम देखते हैं एक्सिलेशन का प्रोसेस। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये सेल के पास जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेगा, कहेगा कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास जितनी भी वेस्ट चीजें हैं वो मुझे दे दो, ठीक है, जिसको मैं वापस ले जाऊंगा बॉडी से बाहर करने के लिए। तो ये जो अब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये अब मिल जाता है सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है उसके साथ मिल जाता है, CO2 के साथ, ठीक है। और ये बना लेता है क्या, ये बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये फिर से क्या बन जाता है, एक अस्थायी यौगिक बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है, फिर से ये बन चुका है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमेशा हीमोग्लोबिन तो में तो रहेगी नहीं तो हमारा क्या होगा, हम तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये एक अस्थायी यौगिक बन चुका है फिर से। अब ये क्या है, फिर से टूटेगा, फिर से हट जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है हमारी ब्लड वेसल्स में रहेगी, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ चल जाएगी, फेफड़ों में चल जाएगी। तो अभी ये जो हमारी हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये किसमें है, कोशिका में है, कोशिका में यानी सेल में है, ठीक है। ये जो अभी यौगिक बन चुका है ना, ये चीज, ये भी किसमें है, ये भी सेल के अंदर है। अब सेल से ये कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जानी है ये गैस। तो यहाँ पर अब फेफड़ों में क्या होता है, जो हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये फिर से टूट जाता है और ये बदल जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन में, प्लस CO2 में। और CO2 अब कहाँ पर है, फेफड़ों में है, फेफड़ों में है, ओके। और ये जो दो प्रोसेस है ये हमारे क्या है, एक्सहेलेशन की, यानी कि निःश्वासन की, जब हम क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, उसे हम एक्सहेल करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको देखो अच्छे से बता देते हैं, हम इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। हमने देखा, हम लोगों ने प्लाज्मा के बाद समझा कि अब हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पुसल्स की, यानी कि रुधिर कणिकाओं की। रुधिर कणिकाओं में तीन चीजें होती हैं, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स। हमने इसके बारे में देखा है कि ये गोल होती हैं जनरली, ठीक है, चपटी होती है, और ऐसी होती है कि हमने किसी गोल चीज को उसको बीचों बीच से दबाया तो वो थोड़ी चपटी हो गई। तो ये संरचना होती है इसकी। केंद्रक अनुपस्थित होता है, जीवन काल इनका 100 से 120 दिन होता है, इनका जीवन काल, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन जो है कितना होता है, 100 से 120 दिन। आपको 120 दिन भी देखने को मिल जाएगा, तो 100 से 120 दिन जो है इनका जीवन काल होता है। और इनका लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होता है जो कि जनरली रेड कलर का होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसमें हिम वर्णक होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से इसका जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। इसके बाद हमने अलग अलग प्रोसेस देखी कि जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य काम होता है वो होता है गैसीय विनिमय, गैसेस का क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है। जो सबसे पहली जो प्रोसेस थी वो इनहेलेशन में मैंने बताई। इनहेलेशन यानी कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है अकेला होता है, ये हमारा एल्वुलाई से यानी कि वायु कूपी से क्या लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और एक अस्थायी यौगिक यानी कि क्या बना लेता है, वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि अब ये मिक्स हो चुका है। ये अभी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये हमारा होता है श्वसनांगों में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ठीक है। ये हमारा किसमें होता है, समझ लो ब्लड वेसल में होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा तो रहेगा नहीं, अब ये जाता है सेल के पास जहां पर इसकी जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये किसको लिए है साथ में, ये लिए है ऑक्सीजन को साथ में लेकर आया है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ जाता है, कोशिका के पास। कोशिका के पास जाता है तो कोशिका को हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कौन ले लेता है, सेल ले लेती है, और हीमोग्लोबिन कहाँ रह जाती है, ब्लड वेसल्स के पास। तो ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड में हमारी हीमोग्लोबिन चली जाती है, और ऑक्सीजन का यूज कौन कर लेता है, ऑक्सीजन का यूज कर लेता है हमारा सेल यानी कोशिका, ठीक है, जिसका यूज क्या करेगी, वो जो पचित भोजन है उनसे क्या बनाएगी, ATP यानी ऊर्जा बनाएगी।
ऑक्सीजन का यूज करके। तो ये तो था इनहेलेशन। ऐसे ही होता है एक्सहेलेशन, जब क्या होता है सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है इसको वापस लेना पड़ता है, ठीक है। तो वापस लेकर आने के लिए हीमोग्लोबिन ही जाता है उसके पास और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ये फिर से एक मिक्स्ड कंपाउंड, ये फिर से एक कंपाउंड बना लेता है, फिर से ये यौगिक बनाता है जिसको हम कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कौन मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिक्स होती है। और ये जो चीज होती है ये हमारी कोशिका में होती है, ठीक है। कोशिका से ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये आता है ब्लड वेसल्स में, और जब ये वहां जाता है हमारे वापस से कहाँ, क्योंकि इसको गैसेस एक्सचेंज करना है, इसको विसरण की क्रिया करनी है, तो ये फिर से जाता है हमारे वायु कूप के पास, ठीक है, एल्विलाई के पास, और वहां पर जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये फिर से टूट जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है जो कि ब्लड वेसल्स में रहेगा ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से चली जाती है हमारी किसके थ्रू, हमारी वायु कूपिकाएं जो हैं उनमें चली जाती है, वहां से फेफड़ों में चली जाती है, फेफड़ों से हमारे बाहर हो जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस होता है, ये ओके समझ में आई बात। तो ये चीज़ है आरबीसी के बारे में, इसको नोट डाउन करो।